मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूक्रेन युद्ध पर रूस और पश्चिमी देशों में तनातनी के बीच G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक राजधानी दिल्ली में आज और कल होगी। बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली सहित कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री 1 साल से जारी यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा करेंगे। हालांकि 1 मार्च यानी कि आज विदेशी मेहमानों के स्वागत का कार्यक्रम है, इसीलिए अहम मसलों पर चर्चा कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बैठक में बहुपक्षीय खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, नए और उभरते खतरे, वैश्विक कौशल मैपिंग, मानवीय सहायता और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि आपदा राहत पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। G20 की मेजबानी कर रहे भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। इसके अलावा इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तंजान, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वांग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैजल बिन फरहान, इंडोनेशिया के रेटनो मरसूदी और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो भी इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक G20 की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। भारत के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के साथ ही सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए विशेष रूप से ऐसे वक्त में जब संयुक्त राष्ट्र और UNSC जैसे बहुपक्षीय संस्थाएं जिनका काम शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, अपने उद्देश्य में ज्यादा सफल नहीं आ रही हैं। और ऐसे में बता दें आपको कि इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इधर सीमा विवाद से पैदा हुए तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री किन गांग 2 मार्च को भारत में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2019 में सीमा पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में शामिल होने के लिए पूर्ववर्ती वांग यी के नई दिल्ली दौरे के बाद किसी चीनी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव जारी है। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री किन गांग के दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें हैं। क्या चीन की मौजूदगी भारत चीन रिश्ते की खटास को कम करेगी? क्या यूक्रेन युद्ध की परछाई इस बैठक पर पड़ेगी? G20 बैठक का सामरिक महत्व क्या है और भारत को इस बैठक की अध्यक्षता का किस तरह से कूटनीतिक फायदा होगा? आज इसी विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं, पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि G20 बैठक आपके नजरिए में कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक, खास करके कैसे समय में हो रही है जब भारत जो है एक विश्व पटल पर एक बड़े शक्ति के रूप में उभर रहा है। और एक देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप की जो क्राइसिस आज नजर आ रही है वो कभी नजर नहीं आई। यूक्रेन में युद्ध सारे लोगों को पता है कि युद्ध किसी के हक में नहीं है। यूनाइटेड नेशंस इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुका है। अगर आप देखें कि तमाम कोशिशों के बावजूद रोकने में सक्षम नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक तरफ देखें कि जब दुनिया में लामबंदी चल रही है कि चीन और अमेरिका के बीच में ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, रशिया के साथ उनके डिफरेंसेस बड़े वेल नोन है, तो हम अकेली ताकत हैं जिसके अच्छे संबंध हैं
आप देखें कि रशिया के साथ भी है, हम इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहे हैं बहुत सारे मुद्दों पे, जो पोजीशन हमारे अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ही नहीं गाइडेड है, वो गाइडेड है दुनिया के कलेक्टिव इंटरेस्ट से। तो पूरी साउथ की दुनिया भी देखे या जो भी इम्पार्शियल खेमा है वो हमारी तरफ देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बैठक का भारतवर्ष में होना बहुत महत्वपूर्ण है और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ भी क्यों ना हो, ये लोग जब आसपास से बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और भारत के साथ बायलैटरल्स हो रही हैं, खास करके रशिया के साथ अलग बायलैटरल्स है, यूनाइटेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आने वाले हैं, उनके साथ भी बायलैटरल्स है, और ये यूरोप के लोग भी, उनके साथ भी बायलैटरल पे भी बातचीत हो रही है और मल्टीलैटरल लेवल पे भी बातचीत हो रही है। तो दुनिया में जो गहन मुद्दे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि फूड का है, एनर्जी का है, या टेररिज्म का है, या आपदा मैनेजमेंट का है, तो इन मुद्दों पे सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि डिजास्टर रिलीफ जो है हमने किस तरीके से तुर्की में और सीरिया में प्रोवाइड किया है, तो हमारे पास एक बहुत मजबूत कैपेसिटी है इस एरिया में, और इस एरिया में एक साथ सारे देशों के लोगों को आकर मिलकर काम करने की भी जरूरत है। तो हम सिर्फ प्रीच नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम देशों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत के इस स्थिति में इस मीटिंग का होना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकता है और कई एक मुद्दों पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। यूक्रेन का मुद्दा बहुत ही पेचीदा है और खास करके हमारा जो डिफरेंसेस हमारे जो गलवान में हो रहे हैं या चाइना के बॉर्डर पे, वो भी बहुत पेचीदा मामला है। उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस ब्रेक थ्रू आएगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन संभव है यूक्रेन वाले मुद्दे पे कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आ सके कि कुछ जो है इस कार्य की दिशा में हम लोग कहीं प्रगति कर सकें, क्योंकि भारत की ये हो रही है। लेकिन तमाम चीजों पे एक बात बड़ी साफ है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज हैं, वो कई एक मुद्दों पे मेरे ख्याल से वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगी जिसका हम लोगों ने सिर्फ किया है, और बड़ा ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद नजर आ रही है। नेहा, ठीक है। अश्विनी सिवाज साहब, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी ओझा साहब कर रहे थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या यूक्रेन युद्ध की परछाई इस बैठक में पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल नेहा, इसमें कोई शक नहीं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है उसकी परछाई तो पक्का पड़ेगी। अगर ये G20 का असली महत्व देखेंगे, इकोनॉमिक फोरम है और इसके अंदर डिवीजन भी है, क्योंकि कहीं G7 है और उसके बाद जो अलग देश हैं उनका मतभेद है, क्योंकि G7 जो है वो ज्यादातर डेवलप कंट्री है, वो अमेरिका के साथ हैं और वो स्पेशली अमेरिका के साथ रूस यूक्रेन वॉर में भी खड़े हैं। मगर जो बाकी देश हैं, जो 13 देश हैं, यूं तो G20 में सारे देश ऐसे हैं जिनकी 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मगर 7 और 13 में भी डिफरेंस है। तो ये सच्चाई है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बहुत बातचीत होगी और ये कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो सकती है। इसको हमने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता है ये G20 की प्रेसिडेंसी। अगर इसके अंदर कुछ मतभेद के दूर किए जाए तो ये भारत की एक पर्सनल जीत होगी, और मुझे लगता है भारत इसकी बहुत कोशिश करेगा। जिस प्रकार से सभी फॉरेन मिनिस्टर 20 कंट्रीज के 2 दिन के लिए भारत में आ रहे हैं, जिसके अंदर एंटनी ब्लिंकन भी होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, और उसी पर सर्गेई लावरोव जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और किंग गैंग जो है चीन के। तो एक प्रकार से और बाकी साउथ कोरिया भी आ रहे, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी। ये कोशिश करने की चेष्टा होगी कि किसी तरीके से ये लड़ाई बंद हो। क्या इसके अंदर कोई मध्यस्थता हो सकती है? क्या इसके अंदर जो डिफरेंसेज हैं, स्पेशली चीन और रूस को लेके दूसरे अमेरिका के साथ या बाकी यूरोपियन कंट्री से, किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है? तो ये एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। इकोनॉमिक चीजें तो डिस्कस होंगी, कोविड-19 के बाद इकोनॉमी ने जो हिट लिया है, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म के लिए बारे में, मगर ये सच्चाई है कि इसके अंदर रूस और यूक्रेन लड़ाई के बारे में भी बातचीत होगी और एक कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक बातचीत हो सकती है, और भारत इसकी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं मानता हूँ जैसा बताते हैं, यूनाइटेड नेशन जिसका मेन मुद्दा है सभी कंट्रीज को लेके साथ कोई सोल्यूशन निकालना है, ऐसे जो क्राइसिस हो रहा है रूस यूक्रेन वॉर में, वो बिल्कुल फेल हो गया है। तो ऐसे में ये G20 जिसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है, भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी, यूरोप कंट्री के साथ भी अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है भारत, जिससे बातचीत हो, बातचीत का कोई ना कोई हल निकले। और मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि सभी ने सोचा था हो सकता है रूस और चीन इसके अंदर ना आए, मगर रूस भी आया है, सर्गेई लावरोव भी, और किंग गैंग जो है चीन के फॉरेन मिनिस्टर वो भी आए हैं।
तो ये सच्चाई है कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हम भारत देश इसको भरपूर इस्तेमाल करेगा और ये ट्राई करेगा कि कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट हो और इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई पहल हो। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के संबंध सभी देशों से बहुत अच्छे हैं। अगर एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो जाहिर तौर पे यही वजह है कि जो तमाम जो देश है वो भारत की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से भी देखते हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि एक भारत अपनी जो स्थिति है वो लगातार मजबूत करता जा रहा है। प्रकाश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, जिस बात को अभी अश्विनी जी कह रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी समझाने की कोशिश करें कि G20 बैठक का सामरिक महत्व क्या है और भारत को इस बैठक की अध्यक्षता का किस तरह से कूटनीतिक फायदा होगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक इस शांति का सवाल, कि ये जो ईरा है वो शांति का ईरा है, वो वॉर का ईरा नहीं है। तो जितना भी हमारे से हो सकता है वो हमको करना चाहिए। अभी इनको पता है कि रशिया जो वॉर के अंदर बीच में फंसा हुआ है, उन्होंने ये इसमें शायद नक्की करा हुआ है कि जब तक यूक्रेन और सोवियत यूनियन और रशिया इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इसका हल नहीं रहेगा। क्योंकि बात ये है कि अमेरिका को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, वेस्टर्न यूरोप को मिली हुई है कि जितने आदमी मर सकते हैं यूक्रेन के, उसको मरना चाहिए और रशिया के मरने से अच्छा रहता है। और रशिया जितना वीक होता है वो करेंगे, लेकिन वो अपने आदमी को नहीं भेजेंगे। तो ये इसीलिए हमारी जो उसमें एक्शन है वो हमको लेना चाहिए जल्दी से और उसको काम करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर आइडियल लोग हैं जो लेने को तैयार है। दूसरा ये है कि इस G20 की मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर को, तो G20 को ये एक ही G20 एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पीस लाता है, ला सकता है। क्योंकि G7 सब वेस्टर्न कंट्रीज के हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट करते हैं रशिया के बिना। तो रशिया के जो है वो G20 को वो बड़ा इम्पोर्टेंस देती है और फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी वगैरह को ये पता है कि G20 का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और उसमें भारत जो प्रेसिडेंट बना हुआ है इस साल के लिए, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। और आज दरअसल हम बात कर रहे हैं G20 की। जो G20 है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और ऐसे में इसके सामरिक महत्व कितना ज्यादा है ये भी हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया। लेकिन ओझा साहब, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने चीन का भी जिक्र किया था। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या चीन की मौजूदगी भारत और चीन क्या रिश्ते के खटास को कम कर सकेगी, क्योंकि गलवान घाटी में जो हुआ या जो LAC पर स्थिति हम देखते हैं वो तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि चीन और भारत के बीच जो दूरियां हैं उसको और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन जिस तरह से G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसके साथ साथ विदेश मंत्री की मौजूदगी, क्या इस दूरी को कम करेगी? देखिए, डिप्लोमेसी में कई बार कहते हैं कि आपसे अगली दफे बातचीत के लिए भी मिल रहे हैं तब भी प्रोग्रेस माना जाता है। तो उस हिसाब से आप देखें कि एक लिहाज से जो है कि चीन के साथ हमारा डिप्लोमेटिक बायकॉट नहीं है। चीन उसके बावजूद उसके फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं और इसमें शिरकत ले रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान रखने की है कि चीन जो है कई दफे न तो ये ट्रस्ट बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात मानता है, न रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात मानता है। तो वो सिस्टम में रहने के बावजूद, इस इंटरनेशनल सिस्टम में रहने के बावजूद हर दफे इस इंटरनेशनल सिस्टम को सबवर्ट करने की, सबोटाज करने की, कत्ल करने की कोशिश करता है। और उसकी वजह है चीन के भीतर की जो पॉलिटिकल सिस्टम है और चीन के भीतर की वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिस तरीके से हम लोगों ने कई दफे आपके चैनल पे कहा कि शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति कम, वहां के बादशाह बहुत ज्यादा है
और पूरी पॉलिटिकल सिस्टम उनके ऊपर जो है वो घूम रही है। पूरी जो उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो उस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है कि जो भी पॉलिटिकल ऑपोनेंट है उसको सप्रेस करके वो रखे रहेंगे। और उनका एक इंपीरियल डिजाइन है और उस इंपीरियल डिजाइन में जो है भारत के साथ जो उनके डिफरेंसेस है वो बहुत ही साफ है कि किसी भी कीमत पे उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि भारत जो है उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़े, उसकी लीडरशिप पे लोगों का विश्वास आए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है। आप देखें तो एक तरीके से कि ठीक है बायकॉट नहीं है लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं, लेकिन आने के बावजूद किस हद तक इनका एजेंडा होगा। चीन जो है डिसेप्शन के जरिए बहुत दफे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब भारत ने इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया और अमेरिका के खिलाफ गए तो चीन ने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी, लेकिन उस तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीमा पे जो तनाव है वो बिल्कुल बना हुआ है, उसमें कमी नहीं आई। और वो वहां से भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस्लामी साइंसी के जरिए हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री को हमारी तरफ किस तरीके से पुश कर दे। तो ये जो है चीन के मुद्दे पे कोई बहुत ज्यादा की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वो चीन के विदेश मंत्री रहेंगे, संभव है बातचीत हो, लेकिन जहां तक सीमा पर तनाव की बात है उसमें शी जिनपिंग के अलावा किसी भी लेवल पे हस्तक्षेप करने से नहीं हो। तो वर्तमान एजेंडा जो दिखाई पड़ रहा है जी, इनको बढ़ाने के लिए जो है उनको भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशनल रवैया या एक अपना सेंस ऑफ विक्ट्री जो है अपनी जनता के सामने या अपनी पार्टी के सामने खास करके वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ जो सीमा पर तनाव है या उस पर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। लेकिन क्योंकि ये आए हुए हैं फिर भी हम कहेंगे कि मामला बहुत ज्यादा खराब होने से बच रहा है और बातचीत की कोई ना कोई गुंजाइश बनी हुई है। आर्मी के लेवल पे भी बातचीत चल रही है, कोर कमांडर के लेवल पे बातचीत चल रही है। तो वो बातचीत चलती रहेगी और डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर चीन पे दूसरे जरिए से बनाए। लेकिन चीन से सिर्फ बातचीत के जरिए ये जो है समस्या सुलझने वाली नहीं है। और चीन पूरी कोशिश करेगा कि इस G20 की प्रेसिडेंसी से जो भारत की प्रेस्टीज मिल रही है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग मिल रही है, शायद वो इसके भीतर रह के भी उसे स्कटल करने की, उसे कम करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है नेहा जी। बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन चुनौतियों की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अश्विनी जी, क्या चुनौतियां भारत के सामने हैं G20 की सदस्यता और इसकी अध्यक्षता को लेकर? और देखो नेहा, सबसे ज्यादा जो चुनौती की बात यह है कि किसी तरीके से ये जो G20 मीटिंग है ये एक सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमने इससे पहले बाले में देखा था कि वहां पर एक कंसेंसस नहीं हो पाया। भारत दो बातें हैं, एक तो शोकेस कर रहा है कि हमारा इकोनॉमिक माइट क्या हो गया है, आज भारत किस सिचुएशन में खड़ा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट हमारी मिलिट्री पावर है। और आज हमें मौका मिला है कि ये चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए थे पहले, और फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, हेड ऑफ स्टेट आएंगे सितंबर में, हम शो केस करें कि भारत कहाँ कैसे आगे बढ़ गया। और दूसरा ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज होगी किस प्रकार से हम एक लीडरशिप में सबको साथ लेके चले, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है एक बहुत ही पेचीदा केस है। ये किस तरीके से हम जो G7 है उनके मेंबरों को भी जो बाकी G20 के मेंबरों के साथ लेके कोई न कोई एक ऐसा हल निकालें, रास्ता निकालें कि ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है वो कहीं बंद हो। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर भारत इसकी तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा फोरम और तो नजर नहीं आ रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन अब बिल्कुल फेल हो गया है, कहाँ पर मिलेंगे आपको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर रूस के, फॉरेन मिनिस्टर चीन के, तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि बातचीत बायलैटरल होके कुछ न कुछ नतीजा और स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती, भारत शोकेस अपना माइक, भारत सबको साथ लेके चले, कंसेंसस का एक प्रकार से एग्रीमेंट हो। दूसरी बात आपने जो बोली थी चीन और भारत के बीच में, देखो जब किम जैंग जो आए हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर चीन के, वो वांग वी के बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, उनकी पहली विजिट है। तो बातचीत से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। हाँ, ये सच्चाई है कि भारत और चीन के रिलेशन में बहुत खटास है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, मगर अब वो बदला हुआ भारत है, भारत समझता है भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और बड़े फास्ट पेस से कर रहा है। और 5-7 साल में हम चीन के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। हमें मालूम है वो वेस्टर्न हाईवे के साथ साथ एक रेलवे लाइन भी बना रहे हैं, उन्होंने ब्रिजेस भी बना लिए हैं, टनल भी बनाई, मगर भारत ने भी कमी नहीं है। भारत ने बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है, ब्रिजेस, टनल, लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो। अब ये जो सिंकुना लॉ जो हमने टनल बनाएंगे तो डे के लिए
365 डेज की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सच्चाई है कि चीन को लेके ऐसी मीटिंग में कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ये बायलैटरल है, उसमें बातचीत होगी और बातचीत होते रहनी चाहिए। क्योंकि ये भी समझना, भारत और चीन की जो ट्रेड है वो अभी भी $100 बिलियन से ज्यादा है। यूं तो भारत बार बार कहता है कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं आएगी, दिस कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। मगर ये भी सच्चाई है, ट्रेड भारत का और चीन का बहुत ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है अगर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट होती, बातचीत होती, वो एक बहुत अच्छी पहल होगी। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा टेस्ट है भारत की प्रेसिडेंसी का कि हम किस हिसाब से सबको साथ लेके चलते हैं और वो जो मतभेद है देशों के बीचों, उसको कम करके एक कंसेंसस की तरफ जाते हैं। जाहिर तौर पे सर ये बड़ी चुनौती तो है जिसका जिक्र आपने किया है, लेकिन प्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र भी अश्विनी जी कर रहे थे, देखिए सबको साथ लेके चलना, क्योंकि न सिर्फ भारत चीन या भारत और किसी देश के बीच रिश्ते की खटास की बात अगर हम करें, इसके अलावा अगर हम देखें चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास है, इसके अलावा अगर हम देखें रूस और यूक्रेन के बीच रिश्तों में खटास है, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको हमें देखना होगा, समझना होगा। भारत के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है जिस बात का जिक्र भी अश्विनी जी कर रहे थे कि सबको साथ लेके चलना, और इस बात की कितनी संभावना जताई जाए कि रूस और यूक्रेन मसले पर कुछ हद तक हल निकल जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है जिसका समाधान रूस भी चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है, लेकिन कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता। प्रकाश जी। जी, मेरी आपकी बात ठीक है। यूक्रेन और रूस में बहुत फर्क है। जब रूस चाहे तो यूक्रेन को हरा सकता है 2-4 दिन में, लेकिन वो नहीं हरा सकता क्योंकि एंटायर नेटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ है, और जो वो करते हैं वो उनको वेपन्स देते हैं, उनको नए नए मिसाइल्स देते हैं और उसको लड़ाक बोलते हैं कि तुम लड़ा करो रशिया के साथ और हम मार जाएंगे। अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि न्यूक्लियर वॉर होनी है और उसमें यूक्रेन के पास एक न्यूक्लियर स्टेशन है जिसकी आपने और हमने दोनों ने अखबार में पढ़ा होगा कि यूक्रेन वाले उसको जब हारते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि हम इसको लड़ाएंगे। तो ये हमारी हम सितंबर के तक फॉरेन मिनिस्टर, जब लावरोव वगैरह ने फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग करी है, तब तक वेट नहीं कर सकते। आज से हमको सितंबर तक बंद करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने, भारत ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया हुआ है 1 साल पहले, उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है भारत, यूक्रेन और रूस की जो है वो दुनिया भर में उसका फॉसिल फ्यूल में प्रॉब्लम होने वाला है। जी। उसका हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ऑलरेडी उसके बहुत से मुश्किल हुए हैं। तो हमारे जो बायलैटरल प्रॉब्लम है जिनको ये जो जनरल साहब बता रहे हैं, वो बायलैटरल प्रॉब्लम और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम दोनों अलग अलग कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमको अभी दुनिया भर में लोगों को पता है, अमेरिका को पता है, फ्रांस को पता है, जर्मनी को पता है कि हिंदुस्तान की खाली हिंदुस्तान की बात रशिया वाला सुनेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, ये पूरा विश्व जानता है सर, जाहिर तौर पे पूरा विश्व जानता है, और यही वजह है कि भारत की तरफ हर कोई उम्मीद के साथ देख रहा है। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।